सो गाइस, ये होने वाला है एक और धमाकेदार एनिमे जिसका नाम है ZOM100 बकेट लिस्ट ऑफ डेड। तो देखने के लिए हो जाओ बिल्कुल तैयार। तो एपिसोड की शुरुआत में हम एक आदमी को भागते हुए देखते हैं। हमें पता चलता है कि इस शहर में चारों तरफ तबाही मची हुई है और ये आदमी ना जाने किससे बचकर भाग रहा है। और यहाँ पर वो काफी ज्यादा डरा हुआ है क्योंकि तुम लोग देख ही सकते हो कि उसके पीछे ना जाने कितने ज़ॉम्बीज पड़े हुए हैं। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो एक मूवी देख रहा था, ज़ॉम्बी अपोकैलिप्स वाली, और उसकी हालत देखकर लगता है कि वो काफी ज्यादा थका हुआ है और अचानक ही वो बेहोश होकर गिर जाता है एंड उसके कमरे में सिर्फ और सिर्फ कचरा ही फैला हुआ है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर हमें बताता है कि ये सब 3 साल पहले शुरू हुआ। उसके बाद हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो एक प्रोडक्शन कंपनी में नया ज्वाइन हुआ है और वो वहाँ सभी को अपना नाम आकिरा तेंदो बताता है और उसके कंपनी वाले वहाँ उसका अच्छे से स्वागत करते हैं। एंड उसके बाद आकिरा बताता है कि जब मैं इस प्रोडक्शन कंपनी में आया तो मैं काफी ज्यादा उत्साहित था और मैं काफी ज्यादा मेहनत करना चाहता था। उसके बाद आकिरा का मैनेजर उसे उसकी सीट दिखाते हुए बोलता है कि अगर तुम्हें कुछ भी पूछना हो तो तुम डिपार्टमेंट चीफ कोसुगी से पूछ सकते हो। लेकिन अगले ही पल में आकिरा एक लड़की से टकरा जाता है जिससे उस लड़की के सारे डॉक्यूमेंट्स गिर जाते हैं। सो आकिरा उन्हें उठाने में उसकी मदद करने लगता है। लेकिन जब आकिरा की नजर उस लड़की पर पड़ती है तो उसे ना दोस्तों वहाँ पर लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। उसके बाद वो लड़की उसे अपना नाम बताती है, साओरी ओहतोरी, एंड वो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से है। उसके बाद साओरी आकिरा को बताती है कि वो वहाँ लेफ्ट साइड बैठती है एंड अगर उसे कुछ भी पूछना हो तो वो उससे पूछ सकता है। उसके बाद साओरी आकिरा को गुड लक बोल के वहाँ से चली जाती है। उसके बाद रात में हम देखते हैं कि वो सभी लोग पार्टी कर रहे थे जहाँ पर आकिरा के डिपार्टमेंट वाले उससे पूछते हैं कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। आकिरा बताता है कि उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है। उसके बाद एक बंदा पूछता है कि तुम काफी एनर्जेटिक लगते हो, तुम कोई स्पोर्ट्स गेम खेलते हो। आकिरा बताता है कि हाँ, वो कॉलेज में रग्बी खेलता था। ये सुनकर सभी लोग काफी शॉक्ड हो जाते हैं। उसके बाद आकिरा अपने सामने साओरी को उसके डिपार्टमेंट के साथ बैठा हुआ देखता है जहाँ साओरी भी आकिरा को देखकर एक स्माइल देती है और ये देखकर आकिरा सोचता है कि मिस साओरी कितनी क्यूट हैं, बिल्कुल मेरी टाइप की। उसके बाद आकिरा डिसाइड करता है कि वो कड़ी मेहनत करके साओरी को ये दिखाएगा कि वो अपने काम में कितना ज्यादा अच्छा है। उसके बाद आकिरा के डिपार्टमेंट वाले उठते हैं और बोलते हैं कि काम पर जाने का वक्त हो गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि रात के 2 बजे हैं एंड आकिरा के डिपार्टमेंट वाले सभी काम कर रहे हैं और वहाँ पर आकिरा को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि दिन भर काम करने के बाद भी आखिर उन्हें रात में ओवर टाइम क्यों करना पड़ रहा है। एंड उसके बाद सुबह होती है एंड फिर से वो सभी अपना अपना काम करने लगते हैं एंड उसके डिपार्टमेंट वाले वहीं पर खाना खाते हैं, वहीं पर सो भी जाते हैं। उन्हें इतना ज्यादा काम करना पड़ता है और आखिरकार 2 दिन के बाद आकिरा अपने घर जा पाता है। उसके बाद आकिरा अपने कमरे में आकर जैसे ही बेड पर लेटता है वो सो जाता है क्योंकि वो काफी ज्यादा थका हुआ है। लेकिन अगले ही पल में फिर सुबह हो जाती है जहां आकिरा को फिर से काम पर जाना है, लेकिन उसका काम पर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। लेकिन वो अपने आप को संभालता है एंड अपने लिए कपड़े पहनकर रेडी हो जाता है क्योंकि उसने ये कैरियर खुद चुना था, इसीलिए उसे मेहनत तो करनी ही होगी। उसके बाद वो आ जाता है अपने काम पर जहाँ हमें पता चलता है कि उन्हें साल में कोई छुट्टियां नहीं मिलती। अगर तुम्हारी शादी हो गई है तो तुम्हारा एनिवर्सरी का दिन तुम्हें छुट्टी मिल सकती है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर तुम बीमार हो तब भी तुम्हें काम पर आना पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ लोगों के लिए तो ये ऑफिस उनका घर ही बन गया है क्योंकि वो कई दिनों तक अपने घर नहीं जा पाते। उसके बाद आकिरा बताता है कि जो उनका डिपार्टमेंट चीफ कोसुगी है वो काफी ज्यादा गुस्सैल है एंड उसकी इजाजत के बिना तुम ऑफिस में कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हो। एंड उसके ऐसी बिहेवियर की वजह से कुछ लोग तो उससे इतना डर जाते हैं कि वो रोने ही लगते हैं। और हमारे ऑफिस में जितने भी लोग हैं सभी को कोई ना कोई बीमारी है क्योंकि उन्हें कभी भी इनफ स्लीप नहीं मिलती। ऐसे ही ऐसे मेरे काम का 2nd ईयर भी आ जाता है और 2nd ईयर के टाइम पर हम आकिरा को देखते हैं। उस बेचारे को तो याद भी नहीं कि उसने आखिरी बार नहाया कब था। एंड तभी वहाँ पर उसका डिपार्टमेंट चीफ आकर उसे बताता है कि ताकाहाशी ने नौकरी छोड़ दी है, इसी वजह से अब तुम उसका काम करोगे। और वहाँ पर आकिरा को लगता है जैसे उस पर किसी ने मिसाइल से हमला कर दिया हो क्योंकि अब वो कुछ और दिनों तक घर नहीं जा पाएगा। एंड तभी वहाँ पर साओरी आती है जो आकिरा से बोलती है कि तुमने अभी तक लंच नहीं किया, तुम्हें वक्त पर अपना खाना खा लेना चाहिए। एंड वहाँ पर आकिरा हमें बताता है कि इस कंपनी में सिर्फ एक ही पर्सन मेरा सबसे अच्छा ख्याल रखता है, वो है मिस साओरी, जो हाँ मेरी क्रश भी हैं। अब बेचारा आकिरा मिस साओरी के साथ खाना खा पाता तभी उसका मैनेजर साओरी को उसके कैबिन में बुला लेता है, जिसके बाद साओरी भी उस कैबिन में चली जाती है। दरवाजा बंद होने के बाद क्या होगा आगे तुम लोग खुद ही समझदार हो, उसको बताने की जरूरत नहीं है। और वहाँ आकिरा हमें बताता है कि मिस साओरी हमारे CEO की रखेल भी हैं।
उसके बाद अकीरा अपने घर जाते हुए सोचने लगता है कि आखिर वो ये जॉब कर ही क्यों रहा है, क्योंकि अगर उसने काम छोड़ दिया तो उसकी टीम को उसके हिस्से का भी काम करना पड़ेगा और ये काम छोड़ने के बाद शायद से उसे कोई दूसरी नौकरी भी ना मिले। और ऐसे ही सोचते सोचते उसकी नौकरी का तीसरा साल भी आ जाता है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि अकीरा और उसकी टीम ने एक प्रोजेक्ट पर काफी ज्यादा मेहनत की थी, लेकिन जो सामने वाला मैनेजर होता है उसे उनके काम में कुछ कमियां लगती हैं, जिसकी वजह से वो अकीरा को बोल देता है कि इसे फिर से अच्छे से बनाओ, ओके, वरना हम किसी दूसरी कंपनी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सुनकर अकीरा बोलता है कि हमें माफ कर दीजिए, हम इस पर आज ही काम शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से अब अकीरा और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगता है एंड उसे लगता है कि इनकी बकवास सुनते सुनते वो पागल हो जाएगा। एंड उसके बाद घर जाते वक्त वो सोचने लगता है कि अगर मैं यहाँ से गिरकर मर गया तो मुझे कल काम पर जाने की कोई जरूरत नहीं होगी। इससे शायद से तुम लोग समझ सकते हो कि बंदा कितने लेवल तक फ्रस्ट्रेट हो गया है। एंड उसके बाद वो अपने कमरे में बेहोश होने वाली हालत में काम करता रहता है, क्योंकि अगर उसने वक्त पर काम कंप्लीट नहीं किया तो उसकी टीम को इतना काम करना पड़ेगा जो मौत से भी ज्यादा बदतर होगा, और इसी से बेचारा शायद से पागल हो गया है। इसके बाद वो सो जाता है और सोचता है कि काश एक बार सोने के बाद मैं कभी ना उठूं, लेकिन फिर से अगला दिन हो जाता है एंड उसका अलार्म बजने लगता है। बेचारा काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने के बाद फिर से अपने ऑफिस के लिए तैयार होने लगता है, लेकिन उसकी हालत देखकर लगता है कि वो पागल ही हो गया है। उसके बाद वो अपने कमरे से बाहर निकलता है, तभी वो नोटिस करता है कि उसके दरवाजे पर एक कागज है, उसमें लिखा हुआ था जिस जगह पर अकीरा की साइकिल खड़ी होती है उसने उस जगह की पेमेंट नहीं की है। उसके बाद वो अपनी बिल्डिंग मैनेजर के पास जाता है, दरवाजा खटखटाता है लेकिन बाहर कोई भी नहीं आता, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि दरवाजा तो खुला हुआ है। एंड जब वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि उसका बिल्डिंग मैनेजर एक आदमी को खा रहा है, एंड क्योंकि वो एक ज़ॉम्बी बन चुका है। एंड उसके बाद वो आदमी अकीरा पर ही अटैक कर देता है। अकीरा उससे बचकर बाहर भागने लगता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि बाहर जितने भी लोग थे वो सभी ज़ॉम्बी बन चुके हैं। सो अब वो उनसे बचकर भी भागने लगता है, लेकिन भागते हुए अचानक ही वो एक दरवाजे से टकराकर गिर जाता है। एंड वो देखता है कि ये सब तो ज़ॉम्बी बन चुके हैं, आखिर ये सब क्या हो रहा है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपने काम के लिए लेट हो जाऊंगा। एंड ऐसे ही वो बिल्डिंग टेरेस पर आ जाता है एंड वहाँ पर वो नोटिस करता है कि चारों तरफ तो तबाही मची हुई है, सभी लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं, और शायद से इसका मतलब है कि आज के बाद मुझे काम पर नहीं जाना पड़ेगा। एंड इससे अकीरा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है एंड इसी खुशी के चलते वो इतनी ऊंची बिल्डिंग से जंप भी मार देता है एंड वो सही सलामत नीचे भी गिरता है। उसके बाद वो फिर से इन ज़ॉम्बी से बचकर भागने लगता है एंड वहाँ वो बोलता है कि कल तक मुझे ये दुनिया बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट लग रही थी, लेकिन अब मुझे दिख रहा है ये नीला आसमान, हरे पेड़ पौधे, मेरी आंखों के सामने ये लाल खून। मैं तो ये सब भूल ही गया था कि दुनिया कितनी ज्यादा रंगीन है, और आज ना मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे काम पर नहीं जाना पड़ेगा। उसके बाद हम अकीरा को एक जगह लेटा हुआ देखते हैं और वहाँ वो हमें बताता है कि मैं काफी वक्त से सोच रहा था अपना मोटरसाइकिल लाइसेंस बनवाने के बारे में, ताकि मैं याकुशिमा जा पाऊँ। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं करना चाहता हूँ और शायद से अब मैं उन्हें पूरा कर पाऊंगा। लेकिन तभी वो याद करता है मिस साओरी को कि क्या मिस साओरी इस वक्त ठीक होंगी, क्योंकि सारे लोग तो ज़ॉम्बी बन चुके हैं। एंड उसके बाद वो उठता है और बोलता है कि इन फीलिंग्स को अपने दिल में छुपाए रहने से अच्छा हो कि मुझे ज़ॉम्बीज खा लें, लेकिन अब मैं मिस साओरी को ये बताऊंगा। उसके बाद वो एक बाइसिकल लेकर चढ़ पड़ता है मिस साओरी के घर की ओर एंड तभी हमें पता चलता है कि दुनिया में चारों ओर ज़ॉम्बीज ने तबाही मचा दी है। उसके बाद अकीरा आ जाता है उस बिल्डिंग में जहाँ मिस साओरी रहती हैं। उसके बाद वो खड़ा था मिस साओरी के घर के बाहर, लेकिन वो वहाँ पर काफी ज्यादा नर्वस था क्योंकि मिस साओरी को बताए बिना वो उनके घर में कैसे जा सकता है। उसके बाद वो हिम्मत करके बेल बजाता है, लेकिन बाहर कोई भी नहीं आता। जब वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो दरवाजा पहले से ही अनलॉक था। उसके बाद जब वो अंदर आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर तो किसी आदमी के जूते रखे हुए हैं एंड तभी वो देखता है कि उसके सामने उसकी कंपनी का बॉस, सीईओ, मैनेजर, कुछ भी कहो यार, वो ज़ॉम्बी बना हुआ नंगा खड़ा हुआ है। वहाँ पर वो बोलता है कि बॉस, मैं तुम्हें काफी टाइम से कुछ बताना चाहता था कि तुमने मेरी जिंदगी नेक्स्ट से भी बदतर कर रखी थी, लेकिन अब मैं तुम्हारा काम छोड़ता हूँ एंड मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथों में वापस लेता हूँ। उसके बाद अकीरा अपने बॉस की ओर तेजी से दौड़ता है एंड उसे ना बहुत खतरनाक वाला धक्का देता है एंड वो ऐसा इतनी ताकत के साथ करता है कि उसका ज़ॉम्बी बॉस पीछे वाली खिड़की से नीचे गिर जाता है एंड वो किसी फुग्गे की तरफ फट जाता है। वहीं दूसरी ओर अकीरा देखता है कि वहीं उसके बगल में मिस साओरी हैं, लेकिन दोस्तों अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है, मिस साओरी भी एक ज़ॉम्बी बन चुकी हैं। ये देखकर हमारे हीरो को बहुत ज्यादा दुख होता है एंड वो वहाँ पर खुद को संभालते हुए बोलता है कि जिस मोमेंट में मैंने आपको पहली बार देखा था उसी मोमेंट से मैं आपसे प्यार करने लगा था। एंड यहाँ पर मिस साओरी ये सुनकर अकीरा की ओर दौड़ती हैं, लेकिन भाई लोग वो तो एक ज़ॉम्बी बन चुकी है। सो अब अकीरा अपना बैग लेकर उनसे भी बचकर भागने लगता है और वो वहाँ मिस साओरी से बोलता है कि अलविदा मेरे पहले प्यार। उसके बाद रात हो जाती है और हमें एक कन्वीनियंस स्टोर का सीन दिखाया जाता है और अकीरा वहीं पर था और वहाँ वो बोलता है कि अब से मुझे कभी भी काम पर नहीं जाना होगा,
ये बिल्कुल एक सपने की तरह है और वो वहाँ सोचता है कि हम आज मर सकते हैं या फिर हम 60 साल बाद मर सकते हैं, और इसका मतलब यही है कि हम वो सारी चीजें नहीं कर सकते जो भी हम करना चाहते हैं, क्योंकि उनको करने के लिए कभी हमारे पास पर्याप्त वक्त नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसी बात है तो मैं उसके बाद आकिरा कन्वीनियंस स्टोर में जाकर वहां से एक पेन लेता है एंड वो एक नोटबुक में कुछ लिखने लगता है। और हाँ, हमारा आकिरा काफी अच्छा लड़का है क्योंकि उसने जो भी सामान खरीदा उसके पैसे उसने दे दिए। उसके बाद हम देखते हैं कि आकिरा ने उस नोटबुक में 100 ऐसी चीजें लिखी हैं जो वो मरने से पहले या एक ज़ॉम्बी बनने से पहले पूरी करना चाहता है। सो दोस्तों, तुम लोगों को क्या लगता है कि क्या आकिरा अपने इन 100 ख्वाहिशों को पूरा कर पाएगा या फिर वो एक ज़ॉम्बी बनकर मारा जाएगा? तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम आकिरा के डिपार्टमेंट चीफ को देखते हैं जो उससे बोल रहा था कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम काम करते करते मर जाओगे तो मुझसे इसकी शिकायत मरने के बाद करना, ओके? तब तक काम करो। और अगले ही पल में आकिरा की आंख खुल जाती है। वो ये सपना देख रहा था। उठने के बाद वो बोलता है कि अरे हाँ, मुझे तो अब काम पर जाने की जरूरत ही नहीं है। अब आकिरा नई सुबह के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करता है। अब इसके बाद आकिरा अपने कमरे की सफाई करता है जो कि उसने 3 साल से नहीं की थी, क्योंकि उसे इन 3 सालों में एक भी छुट्टी नहीं मिली है। पूरे घर की सफाई करने के बाद आकिरा फ्रिज में से एक बियर निकालकर पीने लगता है। बियर पीने के बाद बोलता है कि सुबह सुबह सबसे पहले बियर पीना कितना अच्छा लगता है और ये तो बिल्कुल अमृत की तरह है। और आकिरा को ये जिंदगी बिल्कुल हेवन लाइफ की तरह लग रही है। एंड उसके बाद हमें न्यूज में टोक्यो शहर की हालत दिखाई जाती है। ज़ॉम्बीज़ ने पूरे शहर में तबाही मचाकर रखी है और ज़ॉम्बीज़ पूरे शहर में इस वक्त फैले हुए हैं। एंड जो रिपोर्टर ये न्यूज बता रही है, उनके स्टूडियो पर भी ज़ॉम्बीज़ ने हमला कर दिया है। और आगे वो रिपोर्टर बोलती है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। और अगले ही पल में ज़ॉम्बीज़ उस रिपोर्टर पर भी हमला कर देते हैं। आकिरा ये न्यूज देखने के बाद सोचता है कि ना जाने अब क्या होगा, लेकिन मैं तो इस वक्त अपने कमरे में रुककर काफी सारी बियर पीऊंगा। लेकिन फ्रिज खोलने पर उसे पता चलता है कि उसकी सारी बियर्स खत्म हो चुकी हैं। इससे आकिरा काफी परेशान हो जाता है और वो इस टाइम पर बाहर भी नहीं जा सकता क्योंकि बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं। लेकिन आकिरा बिना बियर के अपना दिन नहीं गुजारना चाहता था, इसीलिए अब वो वहाँ पर एक डिसीजन लेता है। उसके बाद हम एक कपल को देखते हैं जो ज़ॉम्बीज़ से बचकर एक अपार्टमेंट में छुपे हुए थे और वो वहाँ पर काफी ज्यादा डरे हुए थे क्योंकि उनके कमरे के बाहर और चारों तरफ बस ज़ॉम्बीज़ हैं। अब उसके बाद ये आदमी सोच रखता है कि आखिर हम कैसे यहाँ से बचकर निकलेंगे। लेकिन तभी वो आदमी आकिरा को पाइप पर देखकर चिल्ला पड़ता है। उसकी आवाज सुनकर वो लड़की भी बालकनी में आती है और हाँ, वो भी आकिरा को देखकर घबरा जाती है। आकिरा उन दोनों को समझाने की कोशिश करता है कि सीढ़ियों के पास इस वक्त काफी सारे ज़ॉम्बीज़ हैं, इसीलिए वो पाइप के सहारे नीचे उतर रहा है। तभी वो आदमी आकिरा से बोलता है कि वो उनके साथ यहाँ पर रुक सकता है, यहाँ पर वो तीनों सेफ रहेंगे। सो तभी आकिरा बोलता है कि नहीं, मैं कुछ लेने के लिए जा रहा हूँ और हाँ, मैं आपकी बगल वाली अपार्टमेंट बिल्डिंग में ही रहता हूँ। उसके बाद आकिरा वहाँ से नीचे उतरते हुए उन दोनों से बोलता है कि मैं कुछ लेने के लिए कन्वीनियंस स्टोर जा रहा हूँ, क्या आप दोनों को कुछ चाहिए? मैं आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। वो दोनों बोलते हैं कि हाँ प्लीज, कुछ खाने के लिए जरूर ले आना। उसके बाद आकिरा अपनी बाइसिकल उठाकर ज़ॉम्बीज़ से बचते हुए चल पड़ता है कन्वीनियंस स्टोर की ओर। इतने सारे ज़ॉम्बीज़ को देखकर आकिरा सोचता है कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ जो सिर्फ बियर के लिए इतने सारे ज़ॉम्बीज़ से बचकर कन्वीनियंस स्टोर जा रहा है। लेकिन एक भी दिन बियर के बिना गुजारने से अच्छा है कि ये ज़ॉम्बीज़ मुझे खा लें। नहीं, भाई का डेडिकेशन देख रहे हो बियर के लिए। उसके बाद आकिरा पहुंच जाता है कन्वीनियंस स्टोर, लेकिन वहां पर एक और बाइसिकल रखी हुई थी जिस पर एक कैमरा भी लगा हुआ है। जब आकिरा कन्वीनियंस स्टोर के अंदर आता है तो उसे वहाँ एक लड़की दिखती है जो शायद आकिरा की ही तरह अपनी जरूरत का सामान लेने के लिए आई थी। अब आकिरा उस लड़की से बात करने की कोशिश करता है। वो उससे बोलता है कि मैं यहाँ पर बियर खरीदने के लिए आया हूँ और तुम? लेकिन वो लड़की आकिरा को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। अब आकिरा उससे बोलता है कि देखो, हम दोनों यहाँ पर पहली बार मिले हैं, तो क्या तुम कॉन्टेक्ट इन्फो एक्सचेंज करना चाहोगी? अब वो लड़की भी आकिरा से बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो जो सिर्फ बियर खरीदने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ तक आए हो, और मैं तुम्हारे जैसे बेवकूफ के साथ तो एक टीम बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहती हूँ। लेकिन तभी आकिरा देखता है कि उस लड़की के पास कुछ ज़ॉम्बीज़ आ गए हैं। वो उस लड़की को बचाने के लिए उसकी ओर भागता है, लेकिन अगले ही पल में वो लड़की आकिरा को उठाकर वहाँ से दूर कर देती है और उसी टाइम पर एक ट्रक आकर उन सारे ज़ॉम्बीज़ को टक्कर मार देता है। अब आकिरा को बचाने के बाद वो लड़की वहाँ से उठकर चली जाती है। जब तक आकिरा कुछ सोचता समझता और उस लड़की से कुछ बोलता, तब तक वो लड़की अपनी बाइसिकल लेकर वहाँ से जा चुकी थी और आकिरा की बाइक उस ट्रक की टक्कर से बिल्कुल टूट चुकी है और जो ट्रक उस स्टोर से टकराया था उसका ड्राइवर एक ज़ॉम्बी बन चुका था। इसी वजह से उसने अपना संतुलन खो दिया और ये सब तो आकिरा को बिल्कुल एक फिल्मी सीन लगता है। एंड आकिरा उस लड़की के बारे में सोचता है कि वो कितनी ज्यादा कूल थी, काश मैं उससे फिर से मिल पाता।
लेकिन तभी वहाँ पर और भी ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। सो अकीरा उनसे बचकर पैदल ही भागने लगता है। दौड़ते हुए अकीरा को एक स्कूटी मिलती है जिसको लेकर निकल पड़ता है वो अपने घर की ओर। और रास्ते में अकीरा को ऐसे बहुत सारे व्हीकल्स दिखते हैं जिनमें चाबियां लगी हुई थी। और इससे हमें पता चलता है कि ज़ॉम्बीज का हमला इतना अचानक हुआ कि किसी को कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन तभी अचानक अकीरा की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ती है जिसको वो एक पल के लिए देखता ही रह जाता है। और दोस्तों ये है अकीरा की ड्रीम बाइक जिसकी वो हमेशा से राइड करना चाहता था, लेकिन काम की वजह से उसे कभी फुर्सत ही नहीं मिली। उसके बाद अकीरा आ जाता है अपनी अपार्टमेंट बिल्डिंग में जहां वो फिर से पाइप पर चढ़कर अपने अपार्टमेंट में जा रहा था। उसके बाद अकीरा सुबह वाले कपल की बालकनी में पहुंचकर बोलता है कि मैं आपके लिए खाना लेकर आ गया। लेकिन तभी अकीरा नोटिस करता है कि उनका अपार्टमेंट पूरा तहस नहस हो चुका है। इसका मतलब ज़ॉम्बीज ने उन दोनों को भी मार दिया है। अब उसके बाद अकीरा रात में बियर पीते हुए फिर से बोलता है कि आप आज मर सकते हो या 60 साल बाद भी। इसका मतलब कभी भी हमारे पास उन सारी चीजों को करने के लिए वक्त होगा ही नहीं जो हम करना चाहते हैं। अब उसके बाद अकीरा चांद को देखते हुए सोचता है कि जिंदगी इतनी छोटी है कि हम रिस्क लेना अवॉइड कर ही नहीं सकते। अब उसके बाद अकीरा अपनी डायरी में वो चीजें लिखने लगता है जो वो करना चाहता था, लेकिन उनके लिए कभी उसे वक्त ही नहीं मिला। उसके बाद अकीरा बहुत ज्यादा देर तक ऐसे ही लिखते रहता है, लेकिन काफी ज्यादा सोचने के बाद भी वो सिर्फ 30 चीजें ही लिख पाता है। अब अकीरा फिर से सोचने लगता है कि वो क्या करना चाहता है, क्या करना चाहता है, क्या करना चाहता है। और तभी अचानक अकीरा को अपने डैड की याद आती है और वो अपनी विश लिस्ट में अगली चीज यही लिखता है कि वो घर जाकर अपने पेरेंट्स के साथ वक्त बिताना चाहता है। उसके बाद वो लिखता है कि वो अपनी सपनों की रानी से भी मिलना चाहता है और यहीं वो आज के लिए लिखना बंद कर देता है। उसके बाद अगले दिन हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है और हम उसी लड़की को देखते हैं जो अकीरा से मिली थी। उसके बाद वो लड़की अपनी एक्सरसाइज करने लगती है। टीवी में न्यूज रिपोर्टर्स बोल रहे थे कि अपने घर पर ही रहिएगा, घर से बाहर मत निकलिएगा। एक्सरसाइज करने के बाद वो अपनी प्रोटीन टैबलेट्स खाती है। उसके बाद वो लड़की भी अपने लिए जरूरी चीजें लिखती है कि उसे जिंदा रहने के लिए क्या क्या चाहिए, फूड, वाटर और ऐसे ही कई सारे सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्सेज। उसके बाद वो कई सारे ज़ॉम्बी मूवीज देखती है जिन्हें देखकर उसे पता चलता है कि 2 टाइप के ज़ॉम्बीज होते हैं, एक जो काफी तेज होते हैं, दूसरे जो काफी स्लो होते हैं। और जब वो बाहर नजर डालती है तो उसे धीरे चलने वाले और तेजी से चलने वाले ज़ॉम्बीज दोनों मिलते हैं और ये तेजी से चलने वाले ज़ॉम्बीज ही उसके लिए ज्यादा खतरनाक हैं। ये सारी चीजें लिखने के बाद वो बोलती है कि अभी उसे और भी सारा डाटा कलेक्ट करना चाहिए। इसके बाद वो लड़की अपनी बाइसिकल उठाकर उस पे अपना कैमरा सेटअप करके अपने लिए कुछ सप्लाईज लेने को निकल पड़ती है। उसके बाद वो कन्वीनियंस स्टोर जाती है जहाँ पर शुरू में हमारा अकीरा आया था। और दोस्तों यहाँ तुम्हें बता दूं कि ये वही दिन है जब अकीरा आया था, लेकिन इस बार हमें ये इस लड़की के व्यू से दिखाया जा रहा है। उसके बाद वो लड़की वहाँ पर अपना कैमरा सेटअप करके अंदर चली जाती है और अपने लिए सारी जरूरती चीजें लेने लगती है। वहाँ उसकी नजर कुछ स्वीट्स पर पड़ती है जिन्हें लेने के लिए वो अपना हाथ तो बढ़ाती है, लेकिन वो उन्हें लिए बिना ही वहाँ से चली जाती है। शायद से वो मोटी नहीं होना चाहती क्योंकि ज्यादा मिठाई खाने से आपका वजन बढ़ जाता है। उसके बाद वो लड़की अपने फोन में देखती है कि अकीरा स्टोर के अंदर आ रहा है। उसका ये फोन उस कैमरे से कनेक्टेड है जो उसकी बाइसिकल में लगा है। अकीरा को इतना नॉर्मल देखकर वो लड़की समझ जाती है कि ये इन्फेक्टेड नहीं है, लेकिन अकीरा का पीछा करके वहाँ पर कुछ ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। एंड उसके बाद जब अकीरा उस लड़की से बात करने की कोशिश कर रहा था, उस टाइम पर वो लड़की सोच रही थी कि ये ज़ॉम्बीज जल्द ही अंदर आ जाएंगे, इसीलिए मुझे अपनी जरूरती चीजें लेकर यहाँ से जल्दी से निकल जाना चाहिए। एंड वहाँ वो लड़की अकीरा को देखकर सोचती है कि इस जैसा बेवकूफ अब तक जिंदा कैसे बचा हुआ है। और वहाँ पर उस लड़की ने अपने फोन के जरिए ये देख लिया था कि एक ट्रक काफी तेजी से उनकी ओर आ रहा है। उसके बाद अकीरा जब उस लड़की को बचाने के लिए उसकी ओर भागा था तो उस लड़की ने अकीरा को इसी वजह से उठाकर दूसरी तरफ कर दिया था क्योंकि वो ट्रक उसी जगह पर आने वाला था। और उस ट्रक के उन बाकी ज़ॉम्बीज से टकराने की वजह से वो ज़ॉम्बीज वहाँ पर चारों खाने चित हो जाते हैं। उसके बाद वो लड़की अपनी बाइसिकल लेकर वहाँ से चली जाती है। घर पर आने के बाद वो लड़की बोलती है कि इस वक्त उसे जितनी भी जरूरती चीजें चाहिए थी वो उसके पास हैं और वहाँ पर उसने थोड़ा बहुत डाटा भी कलेक्ट कर लिया है। बट तभी वो लड़की अकीरा के बारे में सोचने लगती है कि आखिर इतने इमरजेंसी भरे माहौल में भी कोई इंसान सिर्फ बियर को लेकर इतना खुश कैसे हो सकता है। और अब वो लड़की सोचती है कि उसे वो स्वीट्स साकुरा मोची ले लेनी चाहिए थी। और दोस्तों इस लड़की ने भी अपनी एक विश लिस्ट बनाई है जिसमें इस लड़की ने 100 ऐसी चीजें लिखी हैं जो इसे एक ज़ॉम्बी बनने से बचाएंगी। सो दोस्तों तुम्हें क्या लगता है, क्या अकीरा और ये लड़की फिर से मिलेंगे? और अगर हाँ तो इनकी दूसरी मुलाकात कैसी होगी और क्या तब ये दोनों अच्छे दोस्त बन पाएंगे? ये सब तुम लोगों को अगले एपिसोड्स में जानने को मिलेगा। तो हमारे इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक क्लब का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर हम एक लड़की को रोता हुआ देखते हैं क्योंकि इस सारे अपोकैलिप्स की वजह से वो काफी ज्यादा डरी हुई है। तभी वहाँ पर उस क्लब का मैनेजर शो आता है जो बोलता है कि देखो डरो मत, हम सब है ना यहाँ पर, जाओ तुम थोड़ा आराम कर लो। तभी वहाँ पर एक आदमी आकर शो से बोलता है कि मैनेजर वो फिर से आ गए हैं।
तो अब शो उस छोटी बच्ची से ये कहकर चला जाता है कि उसे एक मीटिंग में जाना है, वो दोनों अब बाद में बात करेंगे। वहीं उसकी बात सुनकर ये लड़की काफी ज्यादा डर जाती है। सो शो उस लड़की से बोलता है कि तुम डरो मत, मैं वापस जरूर आऊंगा, ये मेरा वादा है। इसके बाद वो सभी अपने अपने हाथों में कुछ सामान लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी क्लब के बाहर ज़ॉम्बीज़ से लड़ रहे होते हैं और वहीं पर जो शो होता है वो उन सभी को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा होता है। एंड उसके बाद ज़ॉम्बीज़ और उन सभी लोगों की आपस में काफी खतरनाक लड़ाई होने लगती है। तभी यहाँ सीन बदलता है और हम आकिरा को देखते हैं जो एक जगह पर आया हुआ होता है और वो वहाँ बोलता है कि यहाँ चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ भरे पड़े हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम अभी भी जिंदा हो। मेरे दोस्त केंचो, मैं आ रहा हूँ। उसके बाद हमें कुछ घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है और हम आकिरा को उसके अपार्टमेंट में देखते हैं, जहाँ बाथरूम में वो अपनी दाढ़ी बढ़ते हुए देख रहा था और सोच रहा था कि अब मुझे काम पर जाने की जरूरत नहीं है, तो मैं किसी भी स्टाइल की बियर्ड उगा सकता हूँ। उसके बाद वो एक ब्लैक मार्कर लेकर अपने चेहरे पर बियर्ड बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि बियर्ड उस पर बिल्कुल भी सूट नहीं करेगी। सो वो अपनी बियर्ड उगाने की विश को डिलीट कर देता है। उसके बाद जब आकिरा अपने बेडरूम में आता है तो वहाँ पर उसके फोन में कुछ मैसेजेस आते हैं। अपने फोन में मैसेजेस को देखकर आकिरा सोचता है कि शायद से इंटरनेट वापस आ गया है, क्योंकि दोस्तों कुछ टाइम के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद हो गई थी। और वहाँ पर जो आकिरा होता है वो काफी ज्यादा खुश होता है इन मैसेजेस को देखकर, क्योंकि 3 साल में उसने कभी किसी को ना मैसेज भेजा ना किसी का मैसेज पढ़ा, क्योंकि वो अपने काम में काफी ज्यादा उलझा हुआ था। लेकिन अब वो हर एक चीज को एंजॉय करना चाहता है। अब इसके बाद आकिरा ऐसे ही काफी देर तक टाइम पास करता रहता है, लेकिन इसके बाद वो सोचता है कि भले से ही इंटरनेट सेवाएं वापस आ गई हों, लेकिन अब इतने लोग नहीं बचे हैं जो इंटरनेट को यूज करेंगे। काश मैंने वो जॉब छोड़कर अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताया होता, तो आज मेरे पास उन सभी की यादें होती। तभी आकिरा अपने फोन में नोटिस करता है कि उसे अपने एक पुराने दोस्त जिसका नाम नाओकी केंचो है, उसका भी मैसेज आया हुआ है। तभी आकिरा को केंचो की याद आती है और वो वहाँ बोलता है कि उस जैसा आदमी इतनी जल्दी तो नहीं मर सकता। उसके बाद दोस्तों हमें एक दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लव होटल में हम केंचो को देखते हैं और जिस लव होटल में वो था वहाँ के सारे लोग ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं, लेकिन केंचो वहाँ पर एक कमरे में छुपा हुआ है और इसी वजह से वो अभी तक ज़ॉम्बीज़ से बचा हुआ है। लेकिन काफी दिनों से यहाँ पर फंसे होने की वजह से केंचो की हालत खराब होती जा रही है और उसे वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता भी अभी तक नहीं मिला है और केंचो वहाँ पर 3 दिनों से पानी पीकर जिंदा है। और जिस लड़की के साथ वो लव होटल आया था वो लड़की भी अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी है और वो उस लड़की को बेड़ियों से बांधे हुए था। आफ्टर ऑल लव होटल में तो ये सारी चीजें होती हैं। और केंचो को वहाँ पर काफी ज्यादा भूख भी लगी हुई है, क्योंकि उसने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। एंड उसके बाद वो सोचता है कि शायद से मैं इस घटिया जगह पर यहाँ पर मरने वाला हूँ। तभी केंचो को अपना पास्ट याद आता है और वहाँ पर उसे आकिरा दिखाई देता है, जो केंचो के फालतू के जोक्स पर भी काफी ज्यादा गला फाड़ फाड़ कर हंसा करता था। और ये उसके कॉलेज के दिनों की बात है। तभी केंचो को रियल में किसी का फोन आता है। जब वो अपना फोन निकाल कर चेक करता है तो आकिरा ने उसे फोन लगाया था। जब केंचो फोन उठाता है तो आकिरा उससे बोलता है कि हमें मिले काफी वक्त हो गया है ना, शायद से 1 साल। केंचो आकिरा की बातें सुनकर उससे पूछता है कि आखिर तुम इस वक्त इतने जोश में क्यों हो। आकिरा उससे बोलता है कि जब मैं तुमसे मिलूंगा तब मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम इस वक्त कहाँ पर हो। केंचो बताता है कि वो इस वक्त शिनजुकू में है। आकिरा बोलता है कि ठीक है मैं वहाँ आ रहा हूँ। केंचो बोलता है कि क्या बातें कर रहे हो, यहाँ पर चारों ओर ज़ॉम्बी हैं, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए। सो आकिरा बोलता है कि मेरी चिंता मत करो, बस अपना एड्रेस सेंड करो। एंड उसके बाद आकिरा फोन कॉल काट देता है। अब केंचो के पास जाते हुए आकिरा हमें बताता है कि वो और केंचो कॉलेज फ्रेंड्स हैं जो रग्बी क्लब्स में 4 साल तक एक साथ थे। आकिरा हमें ये भी बताता है कि केंचो काफी ज्यादा हैंडसम था, उसे काफी अच्छे तरीके से बात करना भी आता था और वो अपने हर पल को काफी ज्यादा एंजॉय भी किया करता था। वो मेरा सबसे करीबी दोस्त था। आगे आकिरा बताता है कि कॉलेज खत्म होने के बाद केंचो एक बहुत ही ज्यादा बड़ा रियल एस्टेट एजेंट बन गया। उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होने की वजह से उसकी सेलिंग भी काफी अच्छे से हुआ करती थी। अब उसके बाद हमें पास्ट का ही एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आकिरा केंचो से काफी टाइम के बाद एक रेस्टोरेंट में मिला और वहाँ पर केंचो आकिरा को अपनी बहुत ही अच्छी जॉब के बारे में बताता है और वो उसे अपनी नई गर्लफ्रेंड की तस्वीर भी दिखाता है जो कि एक मॉडल है। और उसी टाइम पर जब आकिरा उसकी बातें सुन रहा था तो उस वक्त आकिरा काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था और उसे केंचो की बातें सुनकर उससे काफी जलन भी हो रही थी। और वहाँ पर केंचो आकिरा से ये भी बोलता है कि अगर उसे उसका काम पसंद नहीं है तो उसे अपना काम छोड़ देना चाहिए। लेकिन आकिरा को उसकी बातें समझ में ही नहीं आती। आगे केंचो आकिरा से बोलता है कि देखो इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अगर तुम उस कंपनी में काम कर रहे हो तो तुमसे बड़ा बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखा। सो अब ये बात सुनकर तो आकिरा का भी दिमाग खराब हो जाता है। वो बोलता है कि तुम यहाँ पर अपनी अच्छी जिंदगी की डींगे मार रहे हो, है ना, कि तुम्हारी जिंदगी कितनी अच्छी है और मैं अपनी जिंदगी में कितना कुछ सह रहा हूँ। अब इसके बाद वो दोनों शराब पीना शुरू कर देते हैं। वहीं प्रेजेंट डे में आकिरा बोलता है कि मेरा इंतजार करो केंचो, मैं आ रहा हूँ।
अब तभी हमें फिर से क्लब शो टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम उसी क्लब के मैनेजर शो को देखते हैं, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है ज़ॉम्बीज़ से लड़ते हुए, और शायद से उसके साथी भी मारे जा चुके हैं। और वहीं उन ज़ॉम्बीज़ को अपनी ओर आता हुआ देख शो सोचता है कि क्या ये मेरा अंत है। और वहाँ पर शो उस छोटी बच्ची से माफी मांगता है, क्योंकि वो अपना वादा नहीं निभा पाया कि वो उसके पास वापस लौट कर आएगा। अब वो ज़ॉम्बीज़ शो को मारने ही वाले थे, लेकिन तभी अचानक एक आवाज आने लगती है और सभी ज़ॉम्बीज़ उसी आवाज की ओर जाने लगते हैं। और यहाँ पर शो को समझ में नहीं आता कि क्या हुआ, लेकिन अब उसकी जान बच चुकी है। वहीं दूसरी तरफ हमें फिर से लव होटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लव होटल के ज़ॉम्बीज़ भी अब उस आवाज की ओर जाना शुरू कर देते हैं। अब उसके बाद हमें पता चलता है कि ये आवाज एक कार में से आ रही थी और ये सब आकिरा ने ही किया था। एंड उसके बाद वो कार फट जाती है और उसके आसपास के ज़ॉम्बीज़ भी मारे जाते हैं। उसके बाद आकिरा पानी में से निकलकर लव होटल में चला जाता है। वहीं लव होटल के अंदर अब केंचो भी अपने कमरे से बाहर निकलता है और वहां पर वो नोटिस करता है कि वहां से सभी ज़ॉम्बीज़ जा चुके हैं। उसके बाद केंचो धीरे धीरे चलते चलते अपने चारों ओर देखते हुए लिफ्ट के पास आता है, लेकिन तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है। तो जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर उसे कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन तब तक वहां पर आकिरा आ जाता है, जो केंचो के कंधे पर हाथ रखता है, जिससे केंचो काफी ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन तभी वो आकिरा को देखकर बोलता है कि तुम तो यहाँ पर सच में आ गए। बट अगले ही पल में आकिरा रोने लगता है और वो रोते हुए केंचो से बोलता है कि तुम सही कह रहे थे, मुझे उस कंपनी को छोड़ देना चाहिए था, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। एंड उस टाइम पर जब तुम अपनी जॉब के बारे में बता रहे थे, उस टाइम पर मैं तुमसे बहुत ज्यादा जेलस हो रहा था और उसी जलन की वजह से मैं तुम्हारे ऊपर चिल्लाया भी, मुझे माफ कर दो प्लीज। अब वहाँ पर केंचो भी आकिरा से कुछ कहने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और वो यहाँ पर आकिरा की रोने की आवाज़ सुनकर आ गए थे। उसके बाद आकिरा और केंचो उन ज़ॉम्बीज़ से बचते हुए टेरेस पर आ जाते हैं। वहीं पर केंचो टेरेस का दरवाजा बंद कर देता है ताकि ज़ॉम्बीज़ उनके पास ना आ पाएं, लेकिन वो इतने सारे ज़ॉम्बीज़ को ज्यादा देर तक नहीं संभाल पाएगा। लेकिन उतनी ही देर में आकिरा बहुत सारे एसी वहाँ पर उठाकर रख देता है, लेकिन इतना भी काफी नहीं है, क्योंकि वो ज़ॉम्बीज़ थोड़ी ही देर में दरवाजा तोड़कर इस तरफ आ जाएंगे। वहीं अब इन सारी चीजों से काफी ज्यादा परेशान होकर केंचो आकिरा से पूछता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। आकिरा बोलता है कि हम यहाँ से कूदेंगे। आगे आकिरा बोलता है कि हमारे बगल वाली जो बिल्डिंग है वो हमारे इतने पास है कि हम उस पर छलांग लगाकर पहुंच सकते हैं। केंचो बोलता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, डिस्टेंस काफी ज्यादा है। तो तभी आकिरा बोलता है कि जब तक हम कूदेंगे नहीं, हमें पता कैसे चलेगा। अगले ही पल में आकिरा इस बिल्डिंग से दौड़कर दूसरी बिल्डिंग पर छलांग लगाता है और वो सही सलामत पहुंच भी जाता है। सही सलामत तो नहीं, क्योंकि जंप की वजह से जब वो दूसरी छत से टकराया तो इससे उसका सिर ही फूट गया। और अब वो केंचो से भी कूदने के लिए बोलता है कि तुम भी ये कर सकते हो, लेकिन केंचो को ये डिस्टेंस काफी ज्यादा लग रहा था। और अब केंचो आकिरा से बोलता है कि देखो, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर मुझे बचाने के लिए आए थे, लेकिन मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ से छलांग मार पाऊंगा, लेकिन सब कुछ खत्म होने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ आकिरा। सच्चाई तो ये है कि मुझे भी अपना काम बिल्कुल पसंद नहीं था। उसकी बात सुनकर आकिरा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। आगे केंचो आकिरा से बोलता है कि हर दिन मैं अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कुराहट रखता था और लोगों से झूठ बोला करता था ताकि हमारी कंपनी को फायदा हो। मैं अपनी बातों से लोगों को बेवकूफ बनाकर उन्हें गलत कॉन्ट्रैक्ट में फंसा दिया करता था। भले से ही मैंने काफी सारी मॉडल्स को डेट किया हो, भले से ही मेरे फेमस पॉलिटिशियंस एंड फेमस एथलीट्स के साथ कॉन्टैक्ट्स रहे हों, लेकिन ये चीजें मुझे बिल्कुल भी खुश नहीं करती थी। इसके बाद केंचो रोते हुए बोलता है कि आकिरा, मैं तो बस शो ऑफ करने की कोशिश कर रहा था तुम्हारे सामने। मैं अब तक खुद से ही झूठ बोलता आ रहा था। मैं बस ये नाटक किया करता था कि मुझे मेरा काम बहुत पसंद है, लेकिन वो सब झूठ था। और मैं भी यहाँ पर तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, प्लीज मुझे भी माफ कर दो। उसकी बातें सुनकर आकिरा बोलता है कि तुम्हारा जो कॉलेज में अंदाज था ना, उससे हम हमारा हर दिन एंजॉय करते थे। अब यहाँ पर केंचो भी बताता है कि वो एक ऐसी जॉब करना चाहता था जहाँ पर वो अपने क्लाइंट्स को एंटरटेन कर पाए। केंचो एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता था। उसकी बात सुनकर आकिरा बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो बाकी सारी चीजों को छोड़कर तुम वो अब क्यों नहीं बन जाते। हाँ, आकिरा केंचो से ये भी बोलता है कि देखो, अगर तुम्हारे दोस्त तुम्हें कोई एडवाइस दें तो तुम्हें उनकी एडवाइस माननी चाहिए, और अगर तुम सच में एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहते हो तो मुझे दिखाओ कि तुम इतने डिस्टेंस से भी जंप कर सकते हो। उसकी बातें सुनकर केंचो को भी जोश आ जाता है और वो बोलता है कि बिल्कुल। उसके बाद केंचो दौड़ने के लिए रेडी हो जाता है। उतनी ही देर में ज़ॉम्बीज़ भी वो दरवाजा तोड़कर उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। उसके बाद केंचो वहां से बहुत तेजी से दौड़कर सामने वाली बिल्डिंग की ओर जंप मारता है और उसी टाइम पर वो अपने सबरे कपड़े उतार देता है, जैसा वो कॉलेज में किया करता था। और केंचो को इस तरीके से जंप मारते हुए देख आकिरा उसे देखकर हंसना शुरू कर देता है। लेकिन अगले ही पल जो केंचो होता है वो नीचे गिरने लगता है, लेकिन नीचे गिरते वक्त वो बिल्डिंग को पकड़ लेता है, जिससे वो गिरने से बच जाता है। लेकिन ये सब देखकर वो सोचता है कि क्या मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ? क्या मैं बिना कपड़ों के इस तरीके से नंगा मरने वाला हूँ? तभी केंचो का हाथ छूट जाता है, लेकिन आकिरा आकर उसका हाथ पकड़ लेता है एंड उसके बाद वो अपना पूरा जोर लगाकर केंचो को ऊपर खींच लेता है।
लेकिन जब आकिरा ने केंचो को ऊपर खींचा उस वक्त वो कोई भी अंडरवेयर नहीं पहने हुए था, जिसकी वजह से जो उसके गोटे होते हैं वो छुल जाते हैं। अब इसके बाद ऐसे ही रात हो जाती है। आकिरा भी केंचो की तरह अपने सारे कपड़े उतार देता है और वो दोनों उसी बिल्डिंग की टेरेस पर बैठकर बारबेक्यू कर रहे होते हैं और इसके साथ ही वो दोनों एक दूसरे से बातें भी कर रहे होते हैं। वहाँ पर केंचो आकिरा से पूछता है कि क्या उसके किसी के साथ ऐसे कनेक्शन है जो उसके स्टैंड अप कॉमेडियन बनने में मदद कर सकते हो। हाँ, आकिरा बोलता है नहीं तो। एंड वहाँ पर वो दोनों मस्त बियर पीते हुए एंजॉय कर रहे होते हैं और वहाँ पर केंचो आकिरा से बोलता है कि तुम ना काफी ज्यादा अमेजिंग हो। केंचो वहाँ पर बोलता है कि जो लोग अपनी जॉब्स को छोड़कर वो काम करते हैं जो वो दिल से करना चाहते हैं, उस काम को करते हुए वो लोग सच में सक्सेसफुल हो जाते हैं। और पता है आकिरा, तुम्हें देखकर मुझे क्या लगता है कि शायद से तुम ही वो पर्सन हो जो हम सभी को इस ज़ॉम्बी इन्फेक्शन से बचा पाएगा। आकिरा बोलता है कि क्या मैं? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। केंचो भी बोलता है कि हाँ, शायद से तुम सही कह रहे हो। इसके बाद वो दोनों मस्त ऐसे ही एंजॉय करते हुए रात भर बातें करते हैं और यहीं पर ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम आकिरा को देखते हैं जो कि काफी सारे ज़ॉम्बीज को मार रहा होता है, लेकिन रियलिटी में नहीं, एक वीडियो गेम में। और आकिरा उस वीडियो गेम में ज़ॉम्बीज के द्वारा मारा जाता है। लेकिन आकिरा को ये वीडियो गेम खेलकर काफी मजा आया। और दोस्तों, हमें यहाँ ये पता चलता है कि आकिरा और केंचो ने एक बिल्डिंग के ऊपर कैंप लगाया हुआ है और वहीं पर केंचो खाना बना रहा होता है। और यहाँ पर आकिरा की एक और विश पूरी हो चुकी है, स्टे एट होम कैंपिंग। एंड उसके बाद जब आकिरा केंचो के हाथों का बना खाना खाता है तो उसे वो काफी पसंद आता है, क्योंकि केंचो ने इसमें अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट हैम जो डाला हुआ है। और वहाँ पर केंचो ये भी बोलता है कि एक लड़के को खाना बनाना आना ही चाहिए, लेकिन तुम्हें कुछ भी नहीं आता, इसी वजह से आज तक तुम्हारी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं बनी। केंचो की बात सुनकर आकिरा को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो केंचो से ये बोल देता है कि मैं आज ही तुम्हें एक गर्लफ्रेंड बनाकर दिखाऊंगा। लेकिन दोस्तों, बाहर का नजारा तो दिल को दहला कर रख देने वाला होता है, क्योंकि बाहर तो कोई लड़की है ही नहीं, सब ज़ॉम्बीज बन चुकी हैं। और ये सब देखकर केंचो आकिरा को गुड लक विश करता है। अब इसके बाद हम केंचो को देखते हैं जो आकिरा की 100 विश लिस्ट पढ़ रहा होता है, यानी कि वो काम जो वो एक ज़ॉम्बी बनने से पहले करना चाहता है। और उसकी विशेस पढ़ने के बाद केंचो बोलता है कि तुमने कुछ ज्यादा बड़ी बातें नहीं लिख दी इसमें। हाँ, सो आकिरा बोलता है कि मैंने इसमें वो सारी चीजें लिखी हैं जो मेरा दिल चाहता है। अब आकिरा की बात सुनकर केंचो बोलता है कि क्यों ना मैं इसमें अपनी विश लिस्ट भी ऐड कर दूं। एंड उसके बाद केंचो उसमें अपनी विश लिखता है एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना। तभी आकिरा आकर बोलता है कि तुम्हें मेरी विश लिस्ट में अपनी चीजें ऐड नहीं करनी चाहिए, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। बट तभी केंचो आकिरा से बोलता है कि अगर उस दिन तुमने उस लव होटल में मेरी जान ना बचाई होती तो मैं कब का मर चुका होता, और इसी वजह से अब से मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ओके, सो उसकी बात सुनकर आकिरा काफी खुश हो जाता है और अब वो केंचो से बोलता है कि उसे ना एक बहुत ही ज्यादा बड़ी टीवी चाहिए। एंड अब उसके बाद केंचो और आकिरा निकल पड़ते हैं अपनी सुपर बाइक पर, अरे भाई, बड़ी टीवी खरीदने के लिए। और वहीं पर जो केंचो होता है वो आकिरा को बताता है कि मुझे ना एक कॉमेडियन बनने के लिए पहले अच्छे से ये सब सीखना होगा और इसके लिए मुझे एक टीचर की जरूरत होगी। ये सुनकर आकिरा केंचो से पूछता है कि आखिर वो एक कॉमेडियन क्यों बनना चाहता है। सो केंचो बताता है कि जब वो छोटा था सो उसे कॉमेडी शोज देखना काफी पसंद था और तब से एक कॉमेडियन बनना मेरा सपना बन गया। उसके सपने की बात सुनकर आकिरा सोचता है कि आखिर मेरा सपना क्या था, क्या मैं सच में एक कंपनी में जॉब करना चाहता था। बट तभी अचानक आकिरा को बाइक रोकनी पड़ती है क्योंकि उनके सामने चारों ओर आग लगी हुई थी। और ऐसा इसीलिए क्योंकि एक फायर ब्रिगेड का बंदा खुद ही चारों तरफ आग लगा रहा था। बट तभी अचानक वो दोनों नोटिस करते हैं कि उन्हीं की ओर एक ट्रक बेकाबू होकर आ रहा है, क्योंकि उसका ड्राइवर भी एक ज़ॉम्बी बन चुका है और उस ट्रक में गैस भरी हुई है। अब उन्हें समझ में नहीं आता कि वो यहाँ से बचकर कैसे भागेंगे, क्योंकि अगर वो ट्रक यहाँ पर टकराया तो एक बहुत ही ज्यादा बड़ा धमाका होगा। और ये सब सीन देखकर ना जाने क्यों आकिरा को इस कन्वीनियंस स्टोर वाली लड़की की याद आती है और अगले ही पल में आकिरा अपनी बाइक चालू करता है क्योंकि उसके सामने उसे अंडरग्राउंड सीढ़ियां दिख रही थीं। और अब आकिरा तेजी से उसी रास्ते की ओर बढ़ने लगता है। एक तरफ तेजी से आता हुआ ट्रक और दूसरी तरफ तेजी से आगे बढ़ता हुआ आकिरा। वहीं पर आकिरा अपनी बाइक को एक कार पे से उछालता है और वहीं दूसरी ओर उस गैस टैंक के आग की चपेट में आने से वहां पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा धमाका होता है। एंड इसी बीच आकिरा अपनी बाइक को अंडरग्राउंड रास्ते में ले आता है एंड वो दोनों बाल बाल बच जाते हैं। और वहां पर केंचो आकिरा से बोलता है कि तुम ना एक नंबर के पागल हो। लेकिन तभी अचानक आकिरा को अपनी बाइक फिर से रोकनी पड़ती है क्योंकि उनके सामने काफी सारे ज़ॉम्बीज होते हैं। एंड उसके बाद आकिरा और केंचो उन ज़ॉम्बीज से बचकर एक तीसरे रास्ते की ओर भागने लगते हैं और उस जगह के अंदर पहुंचने के बाद वो एक शटर को बंद कर देते हैं जिसके वो ज़ॉम्बीज से बच जाते हैं। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि वहां पर कुछ और लोग फंसे हुए थे
और वहाँ पर जितने भी लोग फंसे हुए हैं वो सभी काफी ज्यादा घबराए हुए हैं। और एक लड़की तो इतनी ज्यादा घबराई हुई थी कि वो रोने ही लगती है डर के मारे। सो वहाँ पर केंचो बोलता है कि तुम लोगों को इतना डरने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी ये एक बेसमेंट में बना हुआ डिपार्टमेंट स्टोर है जहाँ पर खाने की तो कमी होने वाली है नहीं। इसी वजह से हमें ऐसी सिचुएशन में पॉजिटिव होना चाहिए। अब केंचो की बात मानकर ये जो लड़कियां होती है ना वो दारू पीने लगती हैं ताकि वो ऐसी सिचुएशन में खुद को संभाल सकें, और वो एक एक कैन आकिरा और केंचो को भी देती हैं। एंड उसके बाद वो सभी एक साथ बैठकर वहाँ पर एक छोटा सा गेट टुगेदर करने लगते हैं। और ये सिचुएशन आकिरा और केंचो को तो बिल्कुल विनिंग एंड डाइनिंग जैसी लग रही है, यानी 3 लड़के 3 लड़कियां। अब ये सभी लोग एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करेंगे। अब वहाँ पर केंचो सबसे पहले बोलता है कि मेरा नाम है केंचो रियुजाकी और ये है आकिरा, और भाई तुम कौन हो? हाँ। लेकिन ये जो आदमी होता है ये काफी ज्यादा डरा हुआ है इस मोमेंट में। उसके बाद लड़कियां अपना नाम बताती है। इस लड़की का नाम है रेका, इस लड़की का नाम है माकी, और इस लड़की का नाम है युकारी। अब इसके बाद तो वहाँ पर साइलेंस हो जाती है। सो केंचो बात आगे बढ़ाते हुए बोलता है कि हम दोनों कॉलेज बडीज हैं, और तुम सभी कौन हो? कोवर्कर्स। सो रेका बोलती है कि काफी हद तक हमारी लास्ट फ्लाइट लेक्स से आई हुई थी, एंड जब हम यहाँ आए तो ये सब ज़ॉम्बी वाला सब कांड हो गया। अब उसकी बात सुनकर केंचो और आकिरा दोनों काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों ये लड़कियां फ्लाइट अटेंडेंट्स हैं। अब उस लड़की की बात सुनकर आकिरा और केंचो खुद को प्लेन में इमेजिन करने लगते हैं, और ये लड़कियां उनकी खातिरदारी कर रही हैं। और अब तो उन दोनों को ये 100% विनिंग एंड डाइनिंग सिचुएशन लगने लगती है। एक प्यारी सी मुलाकात। लेकिन जो ज़ॉम्बीज़ होते हैं वो उनके सपने पर पूरा पानी फेर देते हैं, क्योंकि सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ शटर को बाहर से काफी ज्यादा खटखटा रहे थे, शोर मचा रहे थे। और इसी बीच रेका की बोतल भी खाली हो जाती है। सो वो दूसरी बोतल लेने के लिए चली जाती है, और वहीं आकिरा सोचने लगता है कि अब वो बात को आगे कैसे बढ़ाए, क्योंकि दोस्तों आकिरा को बात करना बिल्कुल भी नहीं आता था। जब वो अपने कॉलेज में था तो वो अपने क्लब के कामों में ही काफी ज्यादा बिजी रहता था, सिर्फ अपने काम पर फोकस करना और किसी से कुछ भी बात ना करना। लेकिन तभी वो डिसाइड करता है कि नहीं, उसे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। उसके बाद आकिरा युकारी के पास जाकर बैठ जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? हाँ। वो लड़की बोलती है कि तुम ऐसी सिचुएशन में मुझसे ये पूछ रहे हो? हाँ। अब आकिरा सोचता है कि यार मैं क्या करूं। अब आकिरा को काफी ज्यादा घबराहट भी होने लगती है, लेकिन तभी वो सोचता है कि ऐसी सिचुएशन में केंचो मेरी मदद कर सकता है। लेकिन तभी वो ध्यान देता है कि केंचो माकी के साथ फ्लर्ट कर रहा है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। ये देखकर आकिरा सोचता है कि ये तो उसे छू भी रहा है। और अब बेचारा आकिरा उन दोनों को करीब आते हुए सोचता है कि केंचो काफी ज्यादा हैंडसम है, एंड वो बात करने में भी काफी अच्छा है, और मैं 1 नंबर का टोपा। एंड तभी केंचो आकिरा को देखकर एक जंग जीतने वाली मुस्कुराहट देता है, और ये देखकर आकिरा की आंखों से खून फेंक जाता है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसने केंचो से कहा था कि आज वो एक गर्लफ्रेंड बनाकर दिखाएगा। और अब आकिरा वहाँ डिसाइड करता है कि वो इस मौके को अपने हाथों से नहीं जाने देगा, चाहे उसे ज़ॉम्बी सी क्यों ना खा लें। और अब वो वहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन देते हुए पूरी एक दारू की बोतल पी जाता है। आकिरा को देखकर जो रेका होती है वो बोलती है कि बहुत बढ़िया, और इसी मौके का फायदा उठाकर केंचो भी अपने सारे कपड़े उतार देता है। और अब वहाँ पर सभी लोग काफी एंजॉय करने लगते हैं, लेकिन बेचारा आकिरा नशे की वजह से टैं बोल जाता है। एंड उसके कुछ देर बाद हम आकिरा को बाथरूम में देखते हैं उल्टी करते हुए, और वहाँ बेचारे की हालत ना बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। और आकिरा वहाँ पर बोलता है कि देख भाई केंचो, मैं तो फेल हो गया, लेकिन मैं दुआ करता हूँ कि तेरा माकी के साथ चक्कर चल जाए। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर युकारी आ जाती है, जो आकिरा से पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। और ये देखकर आकिरा सोचता है कि शायद से मैं अभी तक फेल नहीं हुआ, मेरे पास अभी भी एक मौका है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम उस आदमी को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा घबराया हुआ था। हमें पता चलता है कि ये आदमी इन्फेक्टेड है, और अब ये धीरे धीरे अपने आप पर काबू खो रहा है। ये धीरे धीरे एक ज़ॉम्बी बन रहा है, और वहाँ पर वो रेका को पकड़ लेता है। रेका उससे बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम मेरे साथ जबरदस्ती कर पाओगे? हाँ, मैं लड़ने में बहुत अच्छी हूँ। लेकिन तभी रेका नोटिस करती है कि ये तो एक ज़ॉम्बी बन चुका है, और फिर वो बहुत जोर से चिल्लाती है, और उसकी आवाज सुनकर केंचो बीच में ही उठ जाता है, क्योंकि वो बिस्तर पर माकी के साथ अपनी रातें रंगीन कर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ आकिरा भी अब थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा है। उसकी बात सुनकर युकारी बोलती है कि भगवान का शुक्र है कि तुम ठीक हो। अब उसकी ये बात सुनकर आकिरा थोड़ी हिम्मत जुटाकर युकारी से पूछता है कि आखिर तुम्हें मेरी इतनी चिंता क्यों हो रही है? सो युकारी बोलती है कि तुमने वहाँ पर काफी ज्यादा शराब पी ली थी, जिसकी वजह से मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। उसकी बात सुनकर आकिरा का एक्सप्रेशन कुछ ये था, क्योंकि वो तो कुछ और ही उम्मीद कर रहा था। और वहाँ युकारी आकिरा को एक और झटका देती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड भी है। लेकिन हाँ, उसे ये नहीं पता कि वो अभी जिंदा भी है या नहीं, लेकिन वो अभी भी उससे मिलने की उम्मीद रखे हुए हैं। बेचारे आकिरा का दिल छन्नी छन्नी हो गया। लेकिन तभी आकिरा सोचता है कि इसका मतलब ये मेरे बारे में जेन्युइनली चिंता कर रही थी, यानी कि ये काफी ज्यादा अच्छी लड़की है।
वहीं दूसरी ओर केंचो माकी को लेकर रेका को ढूंढने के लिए आता है और वहाँ उसे रेका दिख भी जाती है, लेकिन जब वो रेका के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि रेका भी एक ज़ॉम्बी बन चुकी है। एंड अगले ही पल में रेका माकी के ऊपर हमला करके उसे मार देती है। एंड उसके बाद वो केंचो पर भी हमला करने के लिए उसकी ओर भागती है, लेकिन केंचो रेका में एक बैग मार देता है। अब उसके बाद केंचो सोचता है कि क्या मैंने इसे मार दिया, हम एक ज़ॉम्बी थे लेकिन फिर भी क्या मैंने इसे मार दिया। और वहीं दूसरी तरफ हम यूकारी और आकिरा को देखते हैं जो एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। और वहाँ यूकारी आकिरा को बताती है कि आकिरा की तरह वो भी एक 3rd ईयर डिपार्टमेंट में है, इसी वजह से वो समझती है कि आकिरा कैसा महसूस कर रहा है। यूकारी आके बोलती है कि इस जॉब में आप मेंटली और फिजिकली बिल्कुल थक जाते हो, लेकिन फिर भी यूकारी अपना काम करना जारी रखती है क्योंकि कई सारे पैसेंजर्स की जान उन्हीं पर डिपेंड करती है। लेकिन उसकी फैमिली को उसके एयर होस्टेस का काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था और यहाँ पर यूकारी काफी इमोशनल भी हो जाती है और अब वो बोलती है कि शायद से ऐसा सोचना मेरी गलती थी कि ये मेरे सपनों की वो ग्लैमरस जॉब है जो मैं हमेशा से करना चाहती थी। सो अब उसकी बातें सुनकर आकिरा उसे बताता है कि उसने एक प्रोडक्शन कंपनी में जॉब इसीलिए की क्योंकि वो उसे काफी ज्यादा ग्लैमरस लग रही थी, लेकिन जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल उसका उल्टा ही हुआ वहाँ पर। एंड उसके बाद बस मैं उस जॉब को छोड़ना चाहता था। एंड उसके बाद आज मुझे एहसास हुआ कि मैं अब तक वो सारी चीजें करता आया था जो दूसरे चाहते थे, लेकिन अब मैं अपने सपने को फॉलो करूंगा। एंड वो यूकारी से बोलता है कि देखो, लाइट अटेंडेंस बनना तुम्हारा सपना था और तुम्हें अपने सपने को दिल खोल कर जीना चाहिए, चाहे दूसरे तुम्हारे काम के बारे में कुछ भी सोचें। अब आकिरा की बातें सुनकर यूकारी उससे कुछ बोलने ही वाली थी, लेकिन तभी अचानक कबाब में हड्डी ये टोपा ज़ॉम्बी आ जाता है एंड वो यूकारी पर हमला कर देता है। ये देखकर आकिरा यूकारी की मदद के लिए उसके पास जाता है एंड वो इस टोपा ज़ॉम्बी में एक पंच मारकर उसे नीचे गिरा देता है। लेकिन जब वो यूकारी की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि वो इन्फेक्टेड हो चुकी है क्योंकि उस आदमी ने इसे काट लिया है। और वहाँ पर यूकारी बोलती है कि जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। आकिरा बोलता है कि देखो, मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। एंड तभी यूकारी आकर आकिरा को पकड़ लेती है एंड उससे बोलती है कि जब मैं तुम्हारी पीठ को रब कर रही थी तो मुझे मेरे बचपन की पहली फ्लाइट याद आई। मैं कितनी ज्यादा डरी हुई थी और मुझे एयर सिकनेस भी हो गई थी, लेकिन तभी एक फ्लाइट अटेंडेंट ने आकर मेरी पीठ बहुत ही जेंटली रब की और उससे मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने डिसाइड किया कि मैं बड़े होकर एक फ्लाइट अटेंडेंट बनूंगी। एंड उसके बाद यूकारी बोलती है कि ये मेरा सपना था और सच में मैं अपने सपने और अपनी जॉब से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। उसकी ये बातें सुनकर आकिरा रोते हुए बोलता है कि तुम्हारी जॉब, तुम्हारी बातें सुनकर मैं दुआ करता हूँ कि मुझे भी मेरी ड्रीम जॉब जल्दी मिल जाए। एंड तभी अचानक ये ज़ॉम्बी बना आदमी आकिरा और यूकारी की ओर हमला कर देता है। सो यूकारी इसी बीच आकिरा को सामने की ओर धक्का देकर बोलती है कि आज की पार्टी बहुत अच्छी थी सच में। एंड इसके बाद क्या हुआ तुम लोगों को पता ही होगा कि यूकारी अब नहीं रही। वहीं दूसरी ओर आकिरा वहां से रोते हुए भाग रहा है और तभी वो केंचो के पास आ जाता है। केंचो आकिरा को बताता है कि माकी भी एक ज़ॉम्बी बन चुकी है, उन दोनों को यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। लेकिन ये देखो, मुझे तुम्हारे लिए क्या मिला, एक बहुत ही बड़ी टीवी। कैसी लगी तुम्हें, बढ़िया है ना? उसकी बातें सुनकर आकिरा हंसने लगता है और बेचारा अपने आंसू पोंछते हुए बोलता है कि ये तो बहुत ही बढ़िया है केंचो। उसके बाद वो दोनों शटर खोलते हैं और अपनी बड़ी सी टीवी को लेकर वहां से जाने लगते हैं। उसके बाद अपनी बड़ी टीवी को अपनी बाइक पर रखकर वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। और दोस्तों, इसी सब के बीच शाम हो गई है। घर पर आने के बाद आकिरा फिर से अपना वीडियो गेम खेल रहा है, केंचो फिर से खाना बना रहा है। और दोस्तों, आज के दिन आकिरा ने अपनी कुछ विशेष भी पूरी कर ली हैं। एंड वहाँ गेम हारने के बाद आकिरा सोचता है कि केंचो और यूकारी दोनों अपनी ड्रीम जॉब करना चाहते हैं। और वहाँ पर आकिरा अब अपनी विश लिस्ट में अपनी एक और विश लिखता है, रिमेम्बर माई चाइल्डहुड ड्रीम। सो दोस्तों, तुम्हें क्या लगता है कि आकिरा का बचपन का सपना क्या होगा? आखिर वो क्या बनना चाहता है? ये सब तुम लोगों को अगले एपिसोड में पता चलेगा क्योंकि ये एपिसोड समाप्त हो चुका है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम दो बच्चों को देखते हैं जो बोलते हैं कि ये बच्चे एक एलिमेंट्री स्कूल का बच्चा है और ये काफी अजीब है। और हमें पता चलता है कि ये दोनों लड़के एक छोटे से बच्चे को परेशान कर रहे थे। तो तभी वहाँ पर उस बच्चे की मदद करने के लिए आकिरा आ जाता है, जो उन बड़े बच्चों से फाइट करके इस छोटे बच्चे को बचा लेता है। लेकिन उसमें बेचारे की हालत खराब हो जाती है और बचपन में हमारा आकिरा खुद को हीरो ऑफ जस्टिस बुलाता था। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि पूरे के पूरे टोक्यो शहर की हालत खराब हो चुकी है, चारों तरफ ज़ॉम्बीज फैले हुए हैं। एंड उसके बाद हम केंचो को देखते हैं जो आकिरा को बताता है कि जो JSDF है उसने कैसे न कैसे अपने आप को तोदो में आइसोलेट कर लिया है और उन्होंने माउंटेन में जाने वाले एक टनल को बंद कर दिया है ताकि जो ज़ॉम्बीज हैं वो माउंटेन के दूसरी तरफ ना आ पाएं। अब केंचो की बात सुनकर आकिरा बोलता है कि इसका मतलब है कि मेरे घर वाले सेफ होंगे। उसके बाद जो आकिरा होता है वो केंचो को नहलाने लगता है उस टंकी के पानी से जो बिल्डिंग के ऊपर बनी हुई है। वहाँ पर आकिरा केंचो से पूछता है कि वैसे तुम्हारा घर कहाँ है? सो केंचो बताता है कि उसका होम
हाकाटा में है। इसके बाद आकिरा केंचो से पूछता है कि आखिर तुम अचानक से अपने बालों को पीला क्यों कर रहे हो। सो केंचो बताता है कि जब मैं तुम्हें देखता हूँ कि तुम वो हर एक चीज कर रहे हो जो तुम करना चाहते हो, तो मेरा भी दिल करता है कि मुझे वो चीजें करनी चाहिए जो मैं चाहता हूँ। और वैसे भी अगर मैंने अपने बालों को ब्लॉन्ड कर लिया तो शायद से एक कॉमेडियन बनना मेरे लिए ज्यादा आसान होगा। उसकी बात सुनकर आकिरा को युकारी की बात याद आती है कि ये जॉब करना मेरा सपना है और मैं अपने इस सपने से बहुत प्यार करती हूँ। एंड ये उसकी एक विश भी है कि उसे अपने बचपन का सपना याद करना है। और अब आकिरा केंचो को बताता है कि जब वो एक छोटा बच्चा था तो वो एक सुपर हीरो बनना चाहता था। उसके बाद आकिरा उस टंकी से नीचे उतरता है और केंचो को आगे बताता है, मैंने काफी ज्यादा याद करने की कोशिश की कि जब मैं एक छोटा बच्चा था तो मैं क्या करना चाहता था। एंड उसके बाद मुझे याद आया कि बचपन में मैं एक कूल कॉस्ट्यूम पहनकर बिल्कुल एक सुपर हीरो की तरह लोगों की मदद किया करता था। एंड उसके बाद आकिरा केंचो से पूछता है कि क्या मैं एक ऐसा सुपर हीरो बन सकता हूँ जो लोगों को ज़ॉम्बी से बचा सकता है। हाँ, तुम्हें क्या लगता है इस बारे में। आकिरा का चेहरा देखकर केंचो बोल देता है कि हाँ तुम बन सकते हो, लेकिन तुम ना उड़ सकते हो, ना ही तुम्हारे पास कोई सुपर पावर है। सो इस पर आकिरा बोलता है कि इसी वजह से मैं काफी टाइम से ज़ॉम्बी काउंटर मीजर्स पर रिसर्च कर रहा हूँ और अपनी रिसर्च के दौरान मुझे एक चीज मिली। एंड अब आकिरा यहाँ पर अपनी नई विश लिखता है, एक सुपर हीरो बनना। उसके बाद आकिरा केंचो को अपनी बाइक पर बैठाकर एक एक्वेरियम में जाता है। उसके बाद जब वो दोनों उस एक्वेरियम के अंदर आते हैं तो वहाँ का नजारा कुछ खास अच्छा नहीं था और वो नजारा देखकर केंचो बोलता है कि अगर मैंने ये सारी चीजें पहले देखी होती तो मैं अपनी पैंट्स को अब तक गीला कर चुका होता। एंड उसके बाद वो दोनों एक बड़ी सी शार्क के बगल में से गुजरते हैं। एंड शायद से ये शार्क अभी जिंदा है, शायद से ये भी कभी एक ज़ॉम्बी शार्क बन चुकी है। वहीं दूसरी तरफ आकिरा और केंचो मस्त आराम से घूमते हुए आपस में बात कर रहे थे। उसके बाद वो दोनों एक्वेरियम के चेंजिंग रूम में आते हैं एक शार्क सूट लेने के लिए। और दोस्तों, एक शार्क सूट इसीलिए क्योंकि ये सूट काफी ज्यादा मजबूत होता है और इसका इस्तेमाल क्रोकोडाइल्स और शार्क के टैंक्स को साफ करने में किया जाता है। एंड उसके बाद आकिरा उस सूट को पहन लेता है। तभी यहाँ सीन बदलता है और हम देखते हैं एक बस जिसमें कुछ जिंदा लोग हैं वो ट्रैफिक के बीच फंसी हुई है और अब उस बस के पास ज़ॉम्बीज आ रहे हैं। ये देखकर जो पैसेंजर्स होते हैं वो काफी ज्यादा डर जाते हैं और अब वो सभी उस बस से बाहर निकलकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज उन्हें पकड़कर मार देते हैं। उनमें से एक लड़की उन ज़ॉम्बीज के पहले हमले से तो बच जाती है, लेकिन वो ज़ॉम्बीज अभी भी उसके पीछे आ रहे थे। एंड अब उनमें से एक ज़ॉम्बीज उस लड़की को मारने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक उस ज़ॉम्बी से एक बाइक टकराती है। एंड वहाँ पर एक बंदा आता है जो उस लड़की को बचा लेता है और ये होता है हमारा आकिरा जो शार्क सूट पहनकर आया हुआ है। और वहीं पर जो केंचो था वो ये सब देख रहा था। आकिरा केंचो से पूछता है कि तुम्हें मेरी एंट्री कैसी लगी। हाँ, केंचो बोलता है कि हाँ काफी ज्यादा हीरोइक। उसके बाद आकिरा बाकी बचे लोगों से बोलता है कि जल्दी से एक्वेरियम की तरफ भागो, वो जगह इस वक्त सेफ है। तभी यहाँ से ये लड़की गुजरती है जिसकी मुलाकात आकिरा से पहले भी हो चुकी है कन्वीनियंस स्टोर में। एंड दोस्तों, इस लड़की का नाम है शिजुका मिकाजुकी। एंड वहाँ पर जब उन दोनों का आई कांटेक्ट होता है तो आकिरा उस लड़की को पहचान जाता है कि ये तो वही लड़की है। आकिरा उस लड़की को देखकर सोचता है कि हम दोनों का फिर से एक ऐसी जगह पर मिलना किसी मिरेकल से कम नहीं है। दूसरी तरफ वो लड़की आकिरा को देखकर सोचती है कि आखिर ये कौन है और ये मुझे क्यों घूर रहा है। वो लड़की आकिरा को इसी वजह से नहीं पहचान पाई क्योंकि आकिरा ने शार्क सूट पहना हुआ था। लेकिन तभी अचानक आकिरा को कई सारे ज़ॉम्बीज पकड़ लेते हैं और आकिरा इस मौके का फायदा उठाते हुए सोचता है कि मैं इस लड़की को दिखा सकता हूँ कि मैं कितना कूल हूँ। लेकिन तभी कई सारे ज़ॉम्बीज आकिरा के ऊपर चढ़ जाते हैं जिसकी वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाता बेचारा। और ये देखकर केंचो सोचता है कि भले से ही काटने से उसे कोई जख्म तो नहीं आएगा क्योंकि शार्क सूट का मटेरियल काफी ज्यादा मोटा है, लेकिन हाँ दांतों के प्रेशर से उसकी हड्डियां तो टूट ही सकती हैं। एंड तभी आकिरा केंचो को मदद के लिए बुलाता है, लेकिन केंचो बोलता है कि वहाँ पर सिर्फ एक ही सूट था, मैं नहीं आ पाऊंगा। उसके बाद केंचो एक्वेरियम का दरवाजा बंद कर देता है। वहीं दूसरी तरफ इसके बाद आकिरा जैसे ना तैसे उन सभी ज़ॉम्बीज को एक एक करके पानी में फेंक देता है जिससे बेचारा काफी थक जाता है। और वहाँ पर आकिरा सोचता है मैं उस लड़की को दिखाना चाहता था कि मैं कितना ज्यादा कूल हूँ, लेकिन उस लड़की ने तो मुझे बिल्कुल बेबसी में देख लिया। और अब आकिरा सोचता है कि जितना मैंने सोचा था एक सुपर हीरो बनना उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। उसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग एक्वेरियम में बैठे हुए हैं। वहाँ केंचो उन सबसे बोलता है कि अभी के लिए तो हम सेफ हैं और यहाँ पर काफी सारा खाना भी है खाने के लिए। तभी वहाँ पर आकिरा आ जाता है बेचारा मरी मरी हालत में। केंचो आकिरा से बोलता है कि तुमने बाहर ना बड़ा हीरो वाला काम किया है। वहीं आकिरा शिजुका को देखकर बोलता है कि हम दोनों का फिर से मिलना किसी मिरेकल से कम नहीं है ना। लेकिन तभी जो वो लड़की होती है वो आकिरा से पूछती है कि देखो तुम्हारे काम से मेरा कोई लेना देना तो नहीं है, लेकिन फिर भी आखिर इन लोगों की जान बचाकर तुम्हें क्या फायदा हुआ। हाँ, आकिरा को उस लड़की की एक भी बात समझ में नहीं आती। सो वो लड़की आकिरा से बोलती है कि सिर्फ वही लोग सुपर हीरो बनने का सपना देखते हैं जिनकी जिंदगी में कुछ भी वैल्यूज नहीं होती। उसकी बातों से आकिरा को प्रतिघात लगता है
तभी केंचो उस लड़की से बोलता है कि ये ज्यादा तुम एटीट्यूड क्यों दिखा रही हो? हाँ, आकिरा ने सभी की जान बचाई है। सो शिजुका बोलती कि इन अजनबी लोगों की जान बचाते वक्त तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम्हें कुछ हुआ नहीं, एंड तुम इतने बड़े होकर एक सुपर हीरो बनना चाहते हो, तुम ना एक नंबर के बेवकूफ हो। उसकी ऐसी बातें सुनकर आकिरा और केंचो बेचारे दोनों ही डर जाते हैं कि ये लड़की तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन जब आकिरा इस बारे में ध्यान से सोचता है तो उस लड़की का कहना बिल्कुल सही है। आकिरा बोलता है कि क्योंकि मैं एक हीरो बनना चाहता था तो मैंने केंचो की जिंदगी को भी खतरे में डाला। एंड उसके बाद आकिरा सोचने लगता है कि आखिर एक हीरो होता क्या है। एंड अब वो लड़की आकिरा से बोलती है कि देखो, मैं किसी ऐसी पर्सन के साथ अपनी फोर्स को ज्वाइन नहीं कर सकती जिसे ये भी ना पता हो कि उसे कितना रिस्क लेना चाहिए। लेकिन तभी अचानक पूरा का पूरा एक्वेरियम हिलने लगता है जैसे कोई भूकंप आ गया हो। एंड उसके बाद एक शार्क टैंक में से एक शार्क बाहर निकलती है, दो पैरों पर चलते हुए। मेरा मतलब उसके कई सारे पैर हैं। एक म्यूटेटेड शार्क ज़ॉम्बी। अब उस शार्क ज़ॉम्बी को देखकर लोग वहां से भागना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ आकिरा, केंचो और शिजुका तीनों ही उस शार्क को देखकर काफी ज्यादा डरे हुए थे। एंड उसके बाद वो शार्क ज़ॉम्बी लोगों पर हमला करना शुरू कर देती है। लोग उससे बचने के लिए चारों ओर अफरा तफरी से भाग रहे थे। और ये सब देखकर आकिरा सोचता है कि एक ऐसी सिचुएशन में एक असली हीरो क्या करेगा, वो यहाँ से भागेगा। अब इसके बाद आकिरा प्लस केंचो भी उस शार्क से बचकर भागने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब बाकी एक्वेरियम फिशेस भी म्यूटेटेड होकर ज़ॉम्बी बन चुकी हैं। एंड वो भी अब अपने अपने टैंक से बाहर निकल रही हैं। वहीं पर जो केंचो होता है वो काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। वो पूछता है कि आखिर ये क्या है। सो शिजुका बताती है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि ये ग्रेट व्हाइट शार्क है। सो केंचो बोलता है लेकिन इसके तो पैर हैं। सो शिजुको बताती है कि ये उन डाइवर्स के पैर हैं जिनको इस शार्क ने खाया है। सो उसकी बात सुनकर केंचो बोलता है कि मुझे तुम्हारा लॉजिक को समझ में नहीं आया। सो शिजुका चिल्लाकर बोलती है कि मुझे थोड़ी सारी चीजें पता है। तभी शिजुका को स्टाफ रूम दिखता है। एंड अगले ही पल में जो बाकी सारे लोग होते हैं वो शिजुका को धक्का देकर उस स्टाफ रूम में चले जाते हैं। स्टाफ रूम में आने के बाद वो शार्क के ऊपर हमला नहीं कर पाती। अंदर आने के बाद केंचो बोलता है कि हाँ, अब हम सेफ हैं। तभी आकिरा पूछता है कि आखिर वो लड़की कहाँ पर है, कहीं वो बाहर ही तो नहीं छूट गई। उसकी बात सुनकर केंचो बोलता है कि अब हम क्या करें, ये दरवाजा भी नहीं खुलने वाला क्योंकि ये काफी अंदर तक धंस गया है उस शार्क के अटैक से। उसकी बात सुनकर जो आकिरा होता है वो सीढ़ियों से चढ़कर अब ऊपर जाने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ हम शिजुका को देखते हैं जिसे अब होश आ गया है क्योंकि वो दीवार से टकराने की वजह से बेहोश हो गई थी। लेकिन जब वो अपनी आंखें सही से खोलती है तो उसके सामने होती है वो द ग्रेट व्हाइट शार्क जो उस पर हमला करने ही वाली थी। लेकिन तभी आकिरा वहां पर आता है जो उस शार्क पर अपनी दोनों नाथों से अटैक करता है और उसके मुंह को दूसरी तरफ कर देता है। आकिरा को वहां पर देखकर शिजुका उससे पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सो आकिरा बताता है मैं यहाँ पर इसीलिए आया हूँ क्योंकि किसी को मेरी जरूरत थी। सो शिजुका आकिरा से पूछती है कि आखिर तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो, इससे तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। सो तभी आकिरा उससे बोलता है कि ये बातें करना बंद करो। बाहर लोग जो भी खरीदना चाहते हैं वो खरीदते हैं, वो जिस भी लड़की से बात करना चाहते हैं उससे बात करते हैं, यानी कि वो जो भी चाहते हैं वो काम करते हैं। लेकिन जब बात मेरी हीरो बनने की आई तो मुझे तुम सबको एक्सप्लेनेशन देनी होगी। माफ करना, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। वहीं आकिरा को देखकर शिजुका सोचती है लेकिन अगर तुम यहाँ पर मारे गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हर किसी को अपनी जान सबसे ज्यादा प्यारी होती है, लेकिन आखिर क्यों? तुम्हारे चेहरे पर मुझे जरा सा भी डर नहीं दिख रहा है और तुम अपनी जान को सिर्फ इसीलिए खतरे में डाल रहे हो क्योंकि तुम्हारी एक हीरो बनने की ख्वाहिश है। सो अब शिजुका उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? हाँ, आकिरा बोलता है प्लान वो तो नहीं है। उसकी बात सुनकर शिजुका बोलती है कि तुम ना एक नंबर के बेवकूफ हो। सो आकिरा बोलता है कि मैं तो बस एक हीरो बनना चाहता हूँ। वहीं अब वो ज़ॉम्बी शार्क उनकी ओर आ रही है उन पर हमला करने के लिए, जिसको देखकर वो दोनों इतना डर जाते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा टाइटली पकड़ लेते हैं। लेकिन अगले ही पल में उन्हें किसी की आवाज आती है और हम देखते हैं कि कोई बंदा अपना पिछवाड़ा दिखा रहा होता है। वो बोलता है कि मेरा पिछवाड़ा देखो, बहुत टेस्टी है ना, आओ यहाँ पर आओ। सो अब ये देखकर जो शार्क होती है वो पिछवाड़ा दिखा रहे पर्सन की ओर चली जाती है। एंड इसी मौके का फायदा उठाकर शिजुका कुछ बैटरीज निकालती है एंड उन्हें आकिरा को देते हुए बोलती है कि शार्क के स्कल्स में एक नेटवर्क ऑर्गेन्स होता है जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी को डिटेक्ट कर लेती हैं और वो अपने इस स्किल का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करती हैं। और अगर तुम इन बैटरीज को उस शार्क के सेंसिटिव ऑर्गन में डायरेक्टली फेंकोगे तो उससे जो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी उससे शार्क को एक शॉक लगेगा। आकिरा को शिजुका की बातें समझ में तो नहीं आती लेकिन वो उसका तरीका ट्राई करने के लिए राजी हो जाता है। एंड उसके बाद आकिरा उन बैटरीज को उस शार्क के स्कल के पास लगाता है जिससे उस शार्क को एक काफी ज्यादा बड़ा झटका लगता है और वो झटका इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि शायद से उस शार्क की वही मौत हो जाती है। और ये देखकर आकिरा पूछता है कि तुम दोनों को मेरा कमाल कैसा लगा? हाँ। उसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों एक्वेरियम से बाहर निकल आते हैं। केंचो पूछता है कि आखिर तुम कुछ भी बिना बोले बाहर क्यों निकल आए? हाँ, तुमने वहाँ पर मौजूद हर एक पर्सन की जान बचाई, तुम ना सच में एक हीरो हो और मुझे पूरा यकीन है कि तुम एक दिन काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाओगे। आकिरा बोलता है कि ये ठीक है, वैसे भी हीरो कोई भी रिवॉर्ड एक्सपेक्ट नहीं करते। और वहीं केंचो शिजुका से बोलता है कि अब तुम यहाँ से जा सकती हो। सो शिजुका बोलती है कि मैं उस बस में थी और मैंने उन लोगों को आपस में बात करते हुए सुना कि जो आइसलैंड है उस तक अभी तक इन्फेक्शन नहीं फैला है, इसीलिए मैं वहीं पर जाने के बारे में सोच रही हूँ। लेकिन एक ग्रुप के साथ जाने में मेरी जान को काफी खतरा है। उसकी बात सुनकर आकिरा पूछता है कि तुम हमारे साथ नहीं चल रही हो। सो उसकी बात सुनकर शिजुका बोलती है कि मेरी एडवाइस देने के बावजूद
बावजूद भी तुमने मुझ जैसी एक अजनबी की जान बचाई और इसके साथ ही तुमने अपने दोस्त की जिंदगी को भी खतरे में डाला। और अगर मैं तुम्हारे जैसे किसी पर्सन के साथ गई तो मुझे पूरा यकीन है कि मैं जल्दी मारी जाऊंगी। सो तभी आकिरा बोलता है, लेकिन मेरे लिए तो तुम एक इम्पोर्टेंट पर्सन हो और भले से ही मैं एक हीरो ना होता तभी मैं तुम्हें बचाने के लिए आता। उसकी बात सुनकर शिजुका का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है। सो आकिरा बोलता है कि क्या मैंने कुछ अजीब बोल दिया? हाँ। अब इसके बाद आकिरा अपनी बाइक पर बैठने के बाद शिजुका से पूछता है कि अब तुम कहाँ जाने वाली हो। सो शिजुका बताती है कि वो कंट्री में जाएगी एक ऐसी जगह ढूंढने के लिए जहाँ पर वो सुरक्षित रह सके, जैसे कि एक सेटलमेंट इन द माउंटेन या फिर GSDF के मिलिट्री बेस में। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वहाँ पर कोई जिंदा होगा भी या नहीं। और आगे शिजुका बताती है कि उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है वो सारी चीजें करना जो उसे एक ज़ॉम्बी बनने से बचा सकें, चाहे कुछ भी हो जाए। हम दोनों के जीने का तरीका बिल्कुल अलग है, क्योंकि तुम ज़ॉम्बी बनने से पहले वो सारी चीजें करना चाहते हो जो तुम्हारा दिल चाहता है। एंड उसके अगले ही पल में शिजुका अपना फोन निकालकर आकिरा को अपना QR कोड देते हुए बोलती है, शायद से आज के बाद हम कभी भी ना मिलें, लेकिन मैं तुम्हें अपनी लाइन ID तो दे ही सकती हूँ, इसमें ज्यादा रिस्क नहीं है। अब इसके बाद आकिरा और केंचो वहाँ से जा रहे होते हैं और वहाँ पर केंचो बोलता है कि आखिर इस लड़की की दिक्कत क्या है, तुमने उसकी जान बचाई और फिर भी उसका उसके एटीट्यूड की वजह से वो लड़की बिल्कुल भी चार्मिंग नहीं लगती। लेकिन हाँ, कौन जानता है कि बिस्तर पर वो अपना एक अलग ही रूप दिखाए। वहीं दूसरी तरफ आकिरा बस अपने फोन को ही निहारे जा रहा था, क्योंकि शिजुका ने उसे अपना नंबर जो दे दिया है। और वहाँ पर आकिरा बोलता है कि मुझे पूरा यकीन है कि हम फिर से जरूर मिलेंगे। एंड उसके बाद आकिरा बोलता है, मैं टोक्यो शहर में रहने के लिए इसीलिए आया क्योंकि मैं एक बेहतर जिंदगी जीना चाहता था। मैं अपने पेरेंट्स को अपना ये गंदा सा थोबड़ा एक और बार दिखाना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर केंचो बोलता है, तो चलो फिर चलते हैं। आकिरा बोलता है, हाँ, कांटो के सबसे ज्यादा सेक्लूटेड रीजन में चलते हैं, गुनमा। और ये भी आकिरा की एक विश है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ वक्त बिताना चाहता है। ये एपिसोड पसंद आया हो तो एक लाइक भी कर देना। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि वो भी इस एपिसोड का मजा ले पाए। तो अब मैं मिलूंगा तुम लोगों से किसी और वीडियो में। सायोनारा।